साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आइए इस वीडियो में मैं दो प्रश्नों को लेकर के आया हूं, इनके जवाब और इनके आधार पर जो माननीय न्यायालय के निर्णय हैं उनके क्या मायने हैं, क्या निहितार्थ हैं, उसको विस्तार से समझते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में मृतक आश्रित शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रक्रिया में मृतक आश्रित शब्द का उल्लेख नहीं है, इस आधार पर मृतक आश्रित की नियुक्ति अवैध नहीं मानी जाएगी। यानी जो मृतक आश्रित नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें यदि मृतक आश्रित शब्द का उल्लेख नहीं है, नहीं होता है उल्लेख, तो इसके आधार पर किसी की नियुक्ति अवैध नहीं मानी जा सकती, किसी को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है, जैसा कि आप इसमें इस प्रकरण में देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक नगर पालिका कर्मचारी की मृत्यु कार्यरत रहते हो गई। विधवा पत्नी ने उत्तर प्रदेश शासन को प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पुत्र को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाए। उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने भी अनुमति प्रदान कर दी। फिर भी 6 माह बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। नौकरी देकर के भी 6 महीने बाद सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। अब न्यायालय ने क्या तर्क दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति वाक्य का उल्लेख नहीं है। न्यायालय का क्या मत है, इसको समझते हैं। देखिए, ये जो इंग्लिश वर्जन है, फ्रॉम ए पर्सुअल ऑफ ए above record of state government is crystal clear that it was a case of appointment under the dying in honest rules. So in the appointment letter the reference of the rule has not been mentioned and only reference of rule 31 has been given. इसका मैं हिंदी अनुकरण आपको बताता हूं। देखिए, इसका हिंदी है, राज्य सरकार के उपरोक्त रिकॉर्ड के अवलोकन से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि यह हार्नेस रूल्स यानी मृतक आश्रित नियमावली के नियमों के तहत नियुक्ति का मामला था। यद्यपि नियुक्ति पत्र में नियम का संदर्भ नहीं दिया गया है और केवल नियम नंबर 31, नियम नंबर 31 का संदर्भ दिया गया है और डाइंग इन ऑर्नेस्ट रूल नियम का संदर्भ हटा दिया गया है। इससे याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा और वह वही होगा, इसे डाइंग इन ऑर्नेस्ट नियमों के तहत बनाया गया माना जाएगा। ये मामला है आपका 2001 का। ठीक है, और इस पर निर्णय आता है याचिकाकर्ता के पक्ष में। जब उनकी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा, तो वो याचिका करते हैं, रोहतास शर्मा हैं, और उनकी याचिका स्वीकार होती है। उनके पक्ष में माननीय न्यायालय निर्णय देते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहली पत्नी जीवित है, दूसरा विवाह किया, कर्मचारी की मृत्यु के बाद दूसरी विधवा पुत्री की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में उचित। अब ये कैसे उचित है, इसमें प्रश्न सबसे बड़ा ये है कि पहली बात तो दूसरा विवाह ही अवैध है, दूसरा विवाह कर लेना ही अवैध है। फिर ये दूसरे पत्नी की जो पुत्री है उसकी नियुक्ति कैसे वैध हो जाएगी। इस पे माननीय न्यायालय के क्या निर्णय है, उसके मायने क्या है, इसको समझते हैं। ये क्लिष्ट मामला है लेकिन इसका हल काफी आसान रहा। कैसे रहा उसको आइए देखते हैं। इसमें है, याची की दूसरी विधवा, याची जो याचिका करता है, न्यायालय की शरण में जाने वाले जो है वो दूसरी विधवा की पुत्री है। जो कर्मचारी थे वो विवाह किए, वो दूसरी विधवा यानी दूसरी पत्नी की एक पुत्री है। आपत्ति यह थी कि राज्य कर्मचारी एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता, अतः दूसरी विधवा की पुत्री वैध संतान नहीं है। ये विभाग कह रहे हैं, विभाग कह रहा है कि जो ये दूसरा विवाह है किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा, ये अवैध है, इसलिए जो उस अवैध विवाह से उत्पन्न संतति है, संतान है, वो वैध नहीं मानी जाएगी। न्यायालय का कथन है, न्यायालय क्या कर रहे हैं, दोनों विधवाओं ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय से उपलब्ध किया है। माननीय न्यायालय में इन्होंने, दोनों विधवाओं ने, दोनों पत्नियों ने अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय में दाखिल किया। दोनों ने मिलकर पुत्री की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति पर अनापत्ति पत्र यानी एनओसी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। दोनों ने मिलकर मृतक को मिलने वाली राशि दी है। दोनों विधवाओं ने, दोनों पत्नियों ने मिलकर के जो ग्रेच्युटी पीएफ वगैरह था सब दोनों ने मिलकर के लिया है। अतः यह पुत्री परिवार की परिभाषा के अंतर्गत, यानी जो विभाग है, विभाग हमेशा टांग अड़ाएगा। विभाग का जो सिस्टम है, जो उसमें काम करने वाले हैं, वो भले हमारे आपके भाई बंधु हैं, हमारे आपके समाज से हैं, लेकिन वो टांग अड़ाएंगे, वो व्यवहारिक निर्णय लेने से बचते हैं। ठीक है, इसलिए जागरूक होना हमारा आपका बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और
जब आप न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय आप उसका व्यवहारिक निर्णय रखता है, आपके सामने जो भी समस्याएं रहती हैं उनको सुनता है, उस पर व्यवहारिक निर्णय माननीय न्यायालय के द्वारा लिया जाता है। इसलिए हिम्मत ना हारिए और जागरूक जितना ज़्यादा होंगे आप उतना अच्छे से अपने मामले पर आप लड़ सकेंगे। अब इसमें इस मामले में देखिए माननीय न्यायालय का क्या मत है। ये इंग्लिश वर्जन है, आपका देख रहे हैं, इसका मैं अनुवाद आपको बताऊंगा। यह है आपका इंग्लिश वर्जन का। फर्स्ट वाइफ ऑफ डिसीज गवर्नमेंट सर्वेंट डिड नॉट हैव एनी इशू। इसमें है इसका हिंदी पूरा, मैं जो स्टेंजा आपको दिख रहा है इसका हिंदी। ये कुमारी कुमारी प्रीति वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2005 का प्रकरण है, ठीक है। माननीय न्यायालय का मत आप हिंदी में सुनिए क्या है। मृत सरकारी कर्मचारी की पहली पत्नी को कोई परेशानी नहीं थी, नो हैव एनी इशू, ठीक है, नॉट हैव एनी इशू, कोई परेशानी नहीं थी। दोनों विधवाओं ने शपथ पत्र देकर ऐसी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं जताई है और दोनों ने मिल करके सिविल जज से धनराशि के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अतः अविवाहित पुत्री वैध है, जो दूसरी पत्नी की पुत्री है भले, लेकिन वो परिवार के सदस्य के अंतर्गत आती है। यानी यदि आपके, ऐसा कई लोगों की मैं परिवारों में देखा हूं, मेरे पास मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि वो नौकरी, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो आपसी अनबन के कारण वो चाह रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति ना मिले, वो चाह रहे हैं कि उनको ना मिले। तो ऐसी स्थिति में आप अपना सामूहिक नुकसान करवा रहे हैं। आप बीच का रास्ता निकालिए। बीच का रास्ता निकालने का मतलब, यदि आप 2 भाई हैं, दोनों में से अनबन है, दोनों में पटरी नहीं हो रही है, तो है तो दोनों का अधिकार। किसी पिता के, किसी कर्मचारी के 2 पुत्र हैं तो दोनों पुत्रों का अधिकार बन रहा है पिता की संपत्ति पे, चाहे वो नौकरी ही क्यों ना हो। तो ऐसे में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो आप विभाग के सामने, विभागाध्यक्ष के सामने जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। वहां से आपकी सैलरी का आवंटन 50-50 किया जा सकता है। यदि वहां निर्णय नहीं होता है तो आप न्यायालय जाइए, लेकिन ऐसा कदापि ना होने दीजिए कि नौकरी किसी को भी ना मिले, क्योंकि इससे आप दोनों लोग की विकास में बाधा होगी, दोनों लोगों को आर्थिक नुकसान होगा। तो ऐसा रास्ता निकालिए जिससे आपके परिवार का भला हो और बिल्कुल विवेक से काम लीजिए। अपने प्रश्न, अपने सुझाव आप जरूर रखिए। प्रश्न तो रख रहे हैं आप, सुझाव लेकिन मुझे कम दे रहे हैं, इस बात की मुझे आपसे आपत्ति है। और आप समर्थन को कर रहे हैं दिल खोल करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।